रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 18। अनंत आराम से बेड पर बैठी हुई थी और अपने लॉलीपॉप को खाते हुए कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। सामने सोफे पर कुंज बहुत ही सीरियस होकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अनंत उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। कुंज उसकी नजरों को महसूस कर रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। लगभग 2 घंटे बाद जब उसकी मीटिंग खत्म होती है तो वह अपने लैपटॉप को बंद करते हुए अनंत को बिना भाव के देखता है। फिर अपने चश्मे को निकालते हुए कोल्ड आवाज में पूछता है, अंडस्को, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अनंत अपने लॉलीपॉप को मुंह से निकालते हुए जवाब देती है, अंडस्को, वैसे आप अपनी आंटी के बारे में क्या सोचते हैं? देखने में तो वह बहुत खूबसूरत है, मगर ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक जहरीला नाग छुपा हुआ है। नाग नहीं, नागिन। कुंज अपने फोन को निकालकर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कोल्डली कहता है, अंडस्को, उनसे दूर रहो। किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं है। अब जब तुम इतनी फ्री बैठी हो तो पढ़ाई करो। ये सुनते ही अनंत एकदम से अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, अंडस्को, अभी याद आया, मैंने अभी तक आपके इस घर को पूरा घूमा नहीं है। मैं जा रही हूँ सासू माँ के पास, थोड़ा सा काम भी कर लूंगी। इतना कहकर वो रूम से भाग जाती है। वहीं कुंज अपना सिर हिलाते हुए दोबारा अपने लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। अनंत अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए आराम से जा रही थी। सीढ़ियों के पास ही अचानक वह किसी से टकरा गई। अनंत ने अपना बैलेंस बना लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। उसने सामने देखा तो रेखा जी घबराई हुई खड़ी थी। ये देखकर अनंत उन्हें इग्नोर करके जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर रेखा जी के हाथ पर पड़ी। रेखा जी ने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था और उन्होंने उसे पीछे कर लिया था। अनंत शक भरी निगाहों से उन्हें देखती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, अंडस्को, आंटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आपको तो पसीना भी आ रहा है। इतना कहकर वह अपनी एक उंगली से रेखा जी के माथे पर आए पसीने को पोंछती है और देखती है। रेखा जी घबराकर बोली, अंडस्को, मैं कहाँ घबराई हूँ? मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं हूँ। कुछ भी मत बोलो। और हाँ, तुम बस एक लड़के हो। तुम कभी भी सिंह परिवार में नहीं आ सकते, समझे? बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। अनंत कुछ नहीं बोली। वो इंटरेस्ट के साथ अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए रेखा जी को देखती रही। उसने उनके हाथ में क्या है ये देखने की कोशिश की, लेकिन रेखा जी जल्दी से अपने हाथ को आगे कर लेती हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अनंत धीरे से बड़बड़ाए, अंडस्को, लगता है यहाँ जासूसी करनी पड़ेगी। कुछ तो है जो ये छिपा रही है। अनंत आराम से नीचे आ रही थी। वैशाली जी मेहमानों की लिस्ट एक गार्ड को दे रही थी। अनंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वैशाली जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? अनंत उनके कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, अंडस्को, हाँ, एक न्यूज चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन, आप इसे कुछ भी समझ सकती हैं। वैशाली जी कंफ्यूज हो गईं। अनंत ने उनके गालों को खींचते हुए कहा, अंडस्को, सासू माँ, आपको क्या लगता है ये रेखा आंटी किस तरह की इंसान है? क्या आपको लगता है कि वो सिंह परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है? रेखा जी का नाम सुनकर वैशाली जी चिंता से अनंत को देखती हुई बोली, अंडस्को, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मुझे बताओ, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है। अनंत हंसते हुए बोली, अंडस्को, आपको लगता है वह मेरे साथ कुछ कर सकती है? बस मुझे ये जानना है कि वह किस तरह की इंसान है और आप सभी से उनके रिश्ते कैसे हैं। वैशाली जी ने गार्ड को भेजने के बाद अनंत का हाथ पकड़कर सीरियस होकर कहा, अंडस्को, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रेखा जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि उसने अभी क्या किया है, लेकिन कुंज के डैड ने मुझसे कहा था कि रेखा और उसके पति से दूर रहूं। वो अच्छे लोग नहीं है। मैंने सुना है उनके कांटेक्ट अंडरवर्ल्ड में भी है। उन्होंने कई बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि हम इतने ज्यादा अमीर हैं। मौका मिलते ही वो सब छीनने की कोशिश करेंगे। उनका दिल बहुत काला है। अनंत, इन सब से दूर रहना। और अगर कुंज इस बारे में कुछ कहता है तो उसकी सारी बातें मानना, वरना ये लोग तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर अनंत को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। वो सिर हिलाते हुए बोली, अंडस्को, मतलब मामला और भी ज्यादा सीरियस है। आपको क्या लगता है ये लोग शादी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? वैशाली जी परेशान होकर बोली, अंडस्को, मुझे भी यही डर है। मेरा दिल अभी भी डर के मारे धड़क रहा है। मैं बस कुंज के दादाजी और कुंज के डैडी से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ।
ताकि वो शादी में कुछ भी न कर पाए। अनंत ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स सासू माँ, वो लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझे जितनी सीधी समझती हैं, मैं उतनी हूं नहीं। वैशाली जी प्यार से बोली, हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या होगा अगर इन लोगों ने तुम्हारी मॉम को परेशान करने की कोशिश की। इतना कहते ही वो भानु प्रताप जी के रूम की तरफ चली गई। अनंत उनकी पीठ को देखते हुए खुद से बड़बड़ाए, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए कहा, एलेक्स, अंडरवर्ल्ड में हमारे जितने भी कनेक्शन हैं, उनसे पता करो कि सिंह परिवार के किस मेंबर का उनसे क्या लेना देना है, खासकर रेखा और धनुष के बारे में। जैसे ही पता चले मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करना। कॉल कट करते ही अनंत अपनी लॉलीपॉप को चूसते हुए आराम से बाहर जा रही थी। अचानक वो फिर से किसी से टकरा गई। इस बार वो इरिटेट होकर बोली, आज कौन सा दिन है कि मैं सबसे लड़ रही हूं? इतना कहकर उसने अपने माथे को सहलाया और सामने देखा। उसकी आंखें छोटी हो गईं क्योंकि सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। अनंत उसे देखते ही रह गई, मगर फिर जल्दी से होश में आते हुए खुद से बोली, अरे नहीं, नहीं, अगर मिस्टर हस्बैंड ने देख लिया तो खैर नहीं। इतना कहकर उसने आस पास देखा, मगर कोई नहीं था। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपने मन में कहा, अगर वह आस पास नहीं है तो ऐसी खूबसूरती को देखने का मजा तो मैं ले ही सकती हूँ। इनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। ये तो बिल्कुल मिस्टर कुंज जैसा ही लग रहा है। अगर यह पहले मिले होते तो मैं इन्हें जरूर डेट करती। इतना सोचते ही वह अपनी चमकती आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वो आदमी अपनी ठंडी निगाहों से अनंत को देख रहा था और फिर उसे इग्नोर करके जाने लगा। मगर अनंत जल्दी से उसके सामने आकर फ्लर्टिंग आवाज में बोली, मिस्टर हैंडसम, वैसे आपका नाम क्या है? काफी वक्त हो गया है, आप जैसे हैंडसम लड़के को देखा नहीं। इस शहर में ज्यादा हैंडसम लड़के हैं भी नहीं। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। सामने खड़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा नजर आने लगा। ये देखकर अनंत को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर आप फिदा तो नहीं हो गए? ऐसा होना चाहिए। आखिरकार मैं इस पूरी दुनिया में बहुत हैंडसम हूँ। लड़कियां तो छोड़िए, लड़के भी मेरे पीछे पागल हैं। वैसे आप चाहे तो हम दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही हैंडसम हैं, पर आप मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हैं। इतना कहते हुए वो आंख मार देती है। सामने खड़ा आदमी गुस्से में अनंत को घूरते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से दांत पीसते एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, छोटे बच्चे, ऐसा लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन गिरा हुआ है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझसे ऐसे बात कर सके। बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, वरना जान से जाओगे और कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है और गुस्से से वहां से जाने लगता है। वहीं अनंत हंसते हुए उसकी पीठ को देखकर बोलती है, अरे मैं तो तुम्हारे हैंडसम चेहरे की तारीफ कर रहा था। वैसे फ्यूचर में मौका मिला तो हम बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। अनंत हंस रही थी क्योंकि उसे उस आदमी को इरिटेट करके और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं वह आदमी गुस्से में घर के अंदर जा रहा था। वो दूसरी तरफ जा रहा था, मगर फिर कुछ सोचकर कुंज के रूम की तरफ जाने लगा। फिर गुस्से में दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गया। कुंज, जो सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, सामने मौजूद इंसान को इतने गुस्से में देखकर लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वो सीरियस होकर बोला, भाई, क्या हुआ? कौन है जिसने आपको इतना गुस्सा दिला दिया? कुंज हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई को देखने लगा। कुंज का बड़ा भाई गुस्से से कुंज को देखते हुए दांत पीसकर बोला, जहां तक मुझे पता है तुम्हारी शादी में सारे रिश्तेदार हैं, मगर नीचे मौजूद लड़के को मैंने कभी नहीं देखा। वह हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत ही बदतमीज लड़का है। उसने मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की और बातचीत बढ़ाने की बात कर रहा था। ये सुनते ही कुंज का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अनंत का चेहरा आया और वह गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुंज अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सवाल करता है, और क्या किया उसने? क्या उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी? उसके बाल ब्लैक और पर्पल में हैं? कार्तिक कुंज की तरफ इंटरेस्ट से देखते हुए बोला, लगता है तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। वो लॉलीपॉप भी खा रहा था और मेरे साथ कितनी आसानी से फ्लर्ट कर रहा था। कुंज, साफ साफ बताओ,
कहीं तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता तो नहीं है? मैंने भी आज कल खबर सुनी है कि तुम्हें लड़कों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच में लड़कों को पसंद करते हो और यह बात दुनिया वालों से छुपाने के लिए तुम एक लड़की से शादी कर रहे हो? मैंने नहीं सोचता था कि मेरा भाई ऐसा निकलेगा। कहते ही कार्तिक के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वो कुंज को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगा। कुंज सामने टेबल पर रखा फ्लावर वास फेंकते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को शट अप। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनते ही कार्तिक, जिसका चेहरा काफी ठंडा था, अचानक हैरान हो गया। वो अब सच में कुंज को अजीब नजरों से देखने लगा। कुंज इन नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को, वो एक लड़की है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ फ्लर्ट करने की? कुंज को इतनी ज्यादा गुस्से और जलन में देखकर कार्तिक को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो अजीब सी मुस्कान के साथ कुंज से बोला, अंडरस्को, तो फिर तुम्हें उसे संभालने की जरूरत है, वरना इस दुनिया में तुम्हारे कई सारे सौतन होंगे। कार्तिक कुंज का मजाक उड़ा रहा था और कुंज इस वक्त जलन से भर गया था। वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आ गया। उसने सिगरेट निकाली, मगर उसका कश नहीं लिया। अचानक उसने गार्डन में अनंत को धनुष जी के साथ देख लिया। उसका चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया। कुंज गुस्से में अपनी मुट्ठी इतनी ज्यादा कसता है कि उसकी नसें नजर आने लगती है। उसे इस तरीके से देखकर कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। उसने उसकी एक फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी और फिर अपने होठों पर ठंडी मुस्कान लिए कुंज को देखने लगा। नीचे अनंत गार्डन में सीरियस होकर खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखें तो शरारत से भरी थीं। धनुष जी मुस्कुराते हुए बोले, अंडरस्को, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अनंत आराम से बेंच पर बैठ गई। वो आलस से धनुष जी को देखते हुए बोली, अंडरस्को, लेकिन अगर मैं कुंज से शादी करूं तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि वो सिंह परिवार के न सिर्फ वारिस हैं बल्कि बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ भी हैं। ये सुनकर धनुष जी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। फिर अनंत के सामने खड़े होकर बोले, अंडरस्को, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे कॉन्टैक्ट बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, पर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। उसके भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। सोच लो, इधर से भी फायदा उधर से भी फायदा। तुम्हें बस कुंज के हर काम की इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी। यही नहीं, उसकी कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है इसका भी पता मुझे देना है। कुछ वक्त बाद एक टेंडर भरा जाएगा। तुम्हें ये बताना होगा कि कुंज उस पर कितनी बोली लगाने वाला है। अगर तुम मुझे ये सब पता करके बताओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मेरे पीछे बहुत बड़े गुरु का हाथ है। अगर उनका हाथ तुम्हारे ऊपर भी आ गया तो तुम्हें किसी से कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो चाहे तब कर सकते हो। अनंत उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, अगर आपके गुरु का हाथ आप पर है तो आप अभी तक सिंह परिवार को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए आपको मुझ जैसे छोटे बच्चों की क्या जरूरत है? उसके इस सवाल पर धनुष जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वो इरिटेट होकर बोले, अंडरस्को, मैंने कहा ना, तुम जो चाहे कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बताओ। बस तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अनंत सोचने का नाटक करने लगती है। तभी उसकी नजर सिंह विला पर गई और अचानक उसकी नजरें कुंज की ठंडी नजरों से टकराई। ये देखकर अनंत के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। वह अपने लॉलीपॉप को कसकर पकड़ते हुए धनुष जी से बोली, अंडरस्को, क्या सच में मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलेगा? धनुष जी घमंड से बोले, अंडरस्को, हाँ, तुम्हें सब मिलेगा। बस तुम्हें हर कदम पर मेरा साथ देना होगा और कुंज की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवानी होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे अभी जवाब दो। तुम मुझे बाद में भी जवाब दे सकते हो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। इतना कहते ही धनुष जी वहां से चले जाते हैं। अनंत उन्हें जाते हुए देखती है और उसके चेहरे पर और भी ज्यादा बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बड़बड़ाती है, अंडरस्को, इंटरेस्टिंग, तो ये सब मेरे मिस्टर हस्बैंड को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो इनके साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इतना कहते हुए वो अपने हाथ में पहनी अंगूठी को इधर उधर घुमाने लगी और चालाकी से मुस्कुराने लगी। वो बिल्कुल एक छोटे शैतान जैसी लग रही थी, जो अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। अनंत जब रूम में पहुंची तो उसने देखा कि पूरे रूम में अंधेरा था। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, मगर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था।
उसने नजरें घुमाई, मगर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। अनंत अपने थूक को गटकते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हस्बैंड, आप कहाँ हैं और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इतना कहकर वह इधर उधर देखने लगी। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दी, मगर अभी भी उसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे सोफे पर एक परछाई नजर आई। अनंत एक पल के लिए डर गई, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हस्बैंड, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपको नींद आ रही है तो आप बेड पर आकर सो सकते हैं। इस तरह सोफे पर बैठने का क्या मतलब? इतना कहकर उसने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उसने कुंज को देखा, एक पल के लिए वह घबरा गई। कुंज की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और वह लगातार सिगरेट पी रहा था। अनंत ने जब फर्श पर इतने सारे सिगरेट देखे तो उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से कुंज के पास जाकर नाराजगी से बोली, अंडरस्को, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना ज्यादा कौन सिगरेट पीता है? क्या आप हमारी शादी के दिन ही खुद को बीमार कर लेना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि आज शादी हो और कल खबर आए कि सिगरेट के कारण आपके फेफड़े पहले ही खराब हो चुके हैं। इतना कहते ही वह मुंह बनाकर कुंज को देखने लगी, मगर कुंज गुस्से से उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है। वह उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अनंत को ये थोड़ा अजीब लगा। वह जल्दी से कुंज की गोद में बैठकर उसके गालों को पकड़कर पूछती है, अंडरस्को, क्या हुआ है? आप मुझसे नाराज हैं? पर मैंने क्या किया? क्या मैं इतनी देर से रूम में आई इसलिए? कुंज गुस्से में उसे देखता है और फिर उसके गालों को दबाते हुए दांत पीस कर बोला, अंडरस्को, क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ फ्लर्ट करने की? ये सुनकर अनंत चौंक जाती है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे याद आता है कि अभी अभी उसने एक हैंडसम लड़के के साथ बातचीत की थी। ये याद आते ही वह अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हस्बैंड, मेरे मासूम से चेहरे को देखकर आपको लगता है कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट कर सकती हूँ? मैंने किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। वह तो एक आदमी था जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। आखिर मैं इतनी ज्यादा हैंडसम जो हूँ, लेकिन वह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। आपसे तो 1% भी हैंडसम नहीं था। तो मैं उसे देखकर क्यों ध्यान दूंगी? वही था जो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने इतना कहा, वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक ठंडी, भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, अंडरस्को, रियली? मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है? यह आवाज सुनते ही अनंत अपनी जगह पर जम गई। वह तिरछी नजरों से वॉशरूम की तरफ देखती है तो वहां कार्तिक खड़ा था। कार्तिक को देखते ही अनंत के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने माथे को सहलाते हुए साफ झूठ बोलती है, अंडरस्को मिस्टर हस्बैंड, यही वो है जिसने मेरे साथ फ्लर्ट किया था। मैं विक्टिम हूँ। कार्तिक टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और इंटरेस्ट के साथ अनंत और कुंज को देखने लगता है। कुंज दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को भाई, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। जो होगा मैं खुद देख लूंगा। कार्तिक तिरछी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। अनंत अब घबराई हुई थी। कुंज उसके गालों को दबाते हुए बोला, अंडरस्को, तो तुम बाहर ये सब कर रही हो? मेरे नाक के नीचे मेरे भाई के साथ ही फ्लर्ट कर रही हो? कुंज की बात सुनकर अनंत फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्को, अरे देखिए तो मेरी मासूमियत को। आपके बड़े भाई आपसे जलते हैं, इसीलिए वह आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मिस्टर हस्बैंड, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। जरूर मैं उन्हें पसंद आ गई होंगी, इसलिए वह आपको भड़का रहे हैं। कुंज को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अनंत के हाथ को पकड़कर उसमें हथकड़ी लगा देता है और उसे बेड से बांधते हुए बोला, अंडरस्को, अब तुम पूरे दिन यहीं रहोगी। तुम्हें जो भी खाना होगा सर्वेंट्स तुम्हें दे देंगे, मगर तुम्हें रूम से तब तक बाहर कदम नहीं रखना जब तक शादी का वक्त नहीं हो जाता। इतना कहकर वो अनंत को घूरते हुए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाता है और बाहर चला जाता है। अनंत उदास सा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्को, इतनी बड़ी सजा, पर मैं यहाँ बंद नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी। इतना कहते ही वो फिर से खुश हो गई। उसने हथकड़ी को तिरछी नजरों से देखा और फिर दरवाजे की तरफ ध्यान दिया। वो आराम से अपने लॉलीपॉप को खाते हुए अपनी जेब से कुछ नुकीला निकालती है और आराम से हथकड़ी खोलने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। कुछ खास मेहमान आना शुरू हो चुके थे। तभी सिंह विला के सामने 4 से 5 गाड़ियां आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी से एक लड़की बहुत ही स्टाइल से बाहर निकली। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और हाथ में हैंडबैग था।
उसने भर भर के मेकअप लगाया हुआ था, मगर उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराए। सिंह विला को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। वो अपने मन में बड़बड़ाए, अंडरस्को, बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा होगा और मेरे मॉम डैड का होगा। कहते हुए वो एटीट्यूड के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए सिंह विला के अंदर जाने लगी। गार्ड्स ने जैसे ही उस लड़की को देखा, सबका मुंह बन गया। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस लड़की को पसंद नहीं करते। वो लड़की एटीट्यूड के साथ अंदर बढ़ी। तभी उसकी नज़र सर्वेंट्स पर पड़ी। वो अपने हाथ हवा में लहराते हुए इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, ओह गॉड, कितने सारे सर्वेंट हैं यहाँ पर। कोई भी मुझे ग्रिट नहीं कर रहा। ये सब कितने ज्यादा मैनरलेस है। अगर ये मेरे लोग होते तो मैं इन सब की अक्ल ठिकाने लगा देती। वो लड़की ऐसे शो कर रही थी जैसे वो बहुत ज्यादा अमीर हो और ऐसी चीजों को बर्दाश्त न करती हो। तभी रेखा जी सामने से आ रही थी। वो उसे देखकर खुश होकर बोली, अंडरस्को बेटा, तुम आ गई। सुरभि, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहते ही वो लड़की, जिसका नाम सुरभि था, रेखा जी के गले लग गई, मगर फिर जल्दी से रेखा जी को दूर करते हुए बोली, अंडरस्को मॉम, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर उसने अपने बैग से मेकअप किट निकालकर अपने चेहरे पर फिर से मेकअप लगाना शुरू कर दिया। रेखा जी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को बेटा, तुम्हें मेकअप की पड़ी है और यहाँ कुंज की शादी हो रही है। तुम्हें पता है, उसकी शादी एक लड़के से हो रही है। वो लड़का भी बहुत हैंडसम है, मगर मुझे बेवकूफ भी लगता है। मुझे लगता है कि वह कुंज और उसके परिवार को बर्बाद करने में मदद कर सकता है। ये सुनते ही सुरभि एक पल के लिए रुक गई और चमकती आंखों से रेखा जी को देखते हुए बोली, अंडरस्को, क्या आप सच कह रही हैं? रेखा जी ने उसके हाथ को पकड़कर इधर उधर देखा और धीरे से बोली, अंडरस्को, हाँ, जल्दी चलो रूम में, फिर आगे बात करते हैं। जैसे ही वे रूम में पहुंची, रेखा जी ने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रुक्मिणी जी, जो किसी काम से वहां से गुजर रही थी, उन्होंने दोनों को एक साथ अंदर जाते हुए देख लिया। उनकी आंखें छोटी हो गईं। वो खुद से बड़बड़ाई, अंडरस्को, आखिर इस जहरीली नागिन के दिमाग में क्या चल रहा है? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि रेखा जी सुरभि को लेकर बैठी हुई थी और दोनों काफी खुश लग रही थी। दूसरी तरफ अनंत ने भी खुद को हथकड़ी से छुड़ा लिया था। वह भागने के लिए खिड़की का सहारा ले रही थी। गलती से वह रेखा जी के रूम की दूसरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। पाइप का सहारा लेकर वह नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। ठीक उसी वक्त उसके कानों में कुंज शब्द पड़ा। वह हैरानी से अंदर की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि रेखा जी सुरभि के साथ बैठी थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। अब वो इंटरेस्ट के साथ उनकी बातें सुनने लगी। रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, सुरभि, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। एक बार कुंज और उस लड़के की शादी हो जाए तो कुंज की आधी प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम हो जाएगी। तुम्हें कैसे भी करके उस लड़के अनंत को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। अगर वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गया तो हमारा बहुत फायदा होगा। उसके नाम पर जो सिंह परिवार की आधी प्रॉपर्टी होगी वह भी तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर कुंज से सारी प्रॉपर्टी भी ले सकती हो। अगर तुम्हें वो लड़का अनंत पसंद आ जाए तो तुम कुछ वक्त उसके साथ खेल सकती हो। फिर हम तुम्हारे लिए कोई अमीर खानदान का लड़का ढूंढ लेंगे। सुरभि की आंखों में चमक आ गई। वो लिपस्टिक लगाते हुए अपने दोनों होठों को आपस में जोड़कर डेविलिश स्माइल के साथ बोली, अंडरस्को, क्या सच में वह अनंत इतना हैंडसम है? फिर तो और भी मजा आएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुंज लड़के से शादी कर रहा है या लड़की से, पर अगर मेरा फायदा हो रहा है तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी। इतना कहते ही वो हंसने लगी। रुक्मिणी जी ये सब सुनकर गुस्से से आपाक हो रही थी, मगर वो ऐसी इंसान नहीं थी जो जल्दबाजी में कोई काम करे। वो तुरंत वहां से चली गई। उधर अनंत के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो सुरभि को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, मेरा टेस्ट इतना गंदा तो नहीं है। इतना कहते ही वो पाइप के सहारे नीचे उतरने लगी। रात के वक्त पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मिस्टर सिंह की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, दूल्हे को बुलाइए। मिस्टर सिंह जाने वाले ही थे कि अचानक उनकी नजर कुंज पर पड़ी। कुंज और कार्तिक साथ में आ रहे थे। कुंज ने व्हाइट कलर की शेरवानी और पगड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक तलवार थी। ग्रीन कलर के मोतियों का हार उसके गले में लटक रहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह जितना हैंडसम लग रहा था
उससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसे देखकर गौरवी की नजर ठहर गई। गौरवी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और तिलमिलाते हुए विला के अंदर जाने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई साजिश चल रही हो। कुंज अपने डोमिनेटिंग अंदाज में धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रहा था। कार्तिक ने ग्रे कलर की शेरवानी पहनी थी और वह भी हमेशा की तरह डोमिनेटिंग लग रहा था। कुंज जाकर मंडप पर बैठ गया। पंडित जी फिर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर तक मंत्रोच्चार के बाद उन्होंने वैशाली जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस को, दुल्हन को बुलाइए। वैशाली जी बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी। अंडस को, पता नहीं मॉम अनंत के साथ क्या कर रही है, जो अभी तक बाहर नहीं आए। इतना कहते हुए वो दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अंडस को, मॉम, अनंत को लेकर बाहर आइए, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का समय हो चुका है। मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वैशाली जी ने फिर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अंडस को, मॉम, मुहूर्त का समय हो गया है, बाहर आइए अनंत को लेकर। लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने थोड़ा और जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। वह हैरानी से अंदर गई तो पूरा रूम खाली था। वैशाली जी घबराई हुई बोली, अंडस को, ये लोग गए कहाँ? इतना कहकर उन्होंने सामने देखा कि शादी का जोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। चूड़ियां टूटी हुई थी और पूरा सामान तहस नहस था। उनके दिल में अजीब सा डर फैल गया। वो वॉशरूम और चेंजिंग रूम में भी चेक करती है, मगर वहां भी कोई नहीं था। वैशाली जी घबराते हुए रूम से बाहर गईं और पूरे घर में ढूंढा, लेकिन न तो अनंत मिली और न ही रुक्मिणी जी। वो परेशान होकर गार्डन में पहुंची और भागते हुए मिस्टर सिंह से बोली, अंडस को, अंदर तो कोई भी नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन न तो मॉम मिल रही है और न ही अनंत। ये सुनकर मिस्टर सिंह हैरान हो गए। गौरवी ने भी उनकी बात सुन ली। वैशाली जी परेशान होकर बोली, अंडस को, नहीं, मैंने अच्छे से चेक किया है। पंडित जी ने फिर कहा, अंडस को, वधू को लेकर आइए। वैशाली जी, मिस्टर सिंह और गौरवी एक दूसरे को देखने लगे। कुंज और कार्तिक को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुंज ने डोमिनेटिंग आवाज में कहा, अंडस को, मॉम, अनंत को लेकर आइए। वैशाली जी घबराते हुए उसे देखने लगी। इस बार कुंज गुस्से से बोला, अंडस को, मॉम। तभी मिस्टर सिंह बिना इमोशन के बोले, अंडस को, कुंज, अनंत और तुम्हारी नानी कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनते ही कुंज गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। बाकी सारे मेहमान एक दूसरे से काना फूसी करने लगे। रेखा जी, धनुष जी और सुरभि भी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कुंज गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी पगड़ी उतारते हुए बोला, अंडस को, आप ये क्या कह रही हैं? वैशाली जी सिर झुकाते हुए बोली, अंडस को, मैं सच कह रही हूँ, अंदर कोई नहीं है। पता नहीं अनंत और मॉम कहाँ है। शादी का जोड़ा और चूड़ियां भी कमरे में बिखरी हुई है। पूरा रूम तहस नहस है। अब वहां पर एकदम सन्नाटा फैल गया था। कुंज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कुंज बिना भाव के खड़ा था। उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक और मिस्टर सिंह को तो पहले से पता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। कार्तिक गार्डों को ऑर्डर देते हुए बोला, अंडस को, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। गार्ड्स जल्दी से वहां से चले जाते हैं। कुंज अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। कार्तिक उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाने लगा, अंडस को, चिंता मत करो, हम नानी और अनंत दोनों को ही ढूंढ लेंगे। वो खुद से कहीं नहीं जाएंगे और दुश्मनों के लिए यहाँ आकर उन्हें किडनैप करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई अपना उनके साथ ना हो। ये सुनते ही कुंज अपनी ठंडी निगाहों से सुरभि, रेखा जी और धनुष जी को देखने लगता है। वहीं उन तीनों ने जब महसूस किया कि कुंज उन्हें किस नजर से घूर रहा है, तो तीनों डर जाते हैं। धनुष जी जल्दी से बोले, अंडस को, कुंज, तुम हमें क्यों देख रहे हो? हमने क्या किया है? सुरभि भी धनुष जी की बात में हाँ मिलाते हुए बोली, अंडस को, बिल्कुल, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। वैशाली जी भड़कते हुए बोली, अंडस को, मगर किसी ने भी आप दोनों पर इल्जाम नहीं लगाया है, तो फिर आप दोनों सफाई क्यों दे रहे हैं? ये सुनकर धनुष जी और सुरभि का मुंह बन जाता है। तभी रेखा जी उन्हें बचाते हुए बोली, अंडस को, क्योंकि आपका बेटा मेरी बेटी और मेरे पति को घूर रहा है। इसका साफ मतलब है कि उसे हम पर शक है। वैसे भी गार्ड सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया है, तो सच सामने आ ही जाएगा। सुरभि जब से आई है
तब से वो मेरे साथ रूम में ही थी। अगर शादी ना हो रही होती तो हम रूम से बाहर भी नहीं आते। और क्या दिन आ गया है, अपने ही परिवार वाले हम पर शक कर रहे हैं। इतना कहते ही वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वैशाली जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाई, अनंत और नानी कहाँ गायब हो गई है? वो परेशान होकर मिस्टर सिंह को देख रही थी। मिस्टर सिंह उन्हें शांत कराते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग सीसीटीवी रूम में मौजूद थे। कुंज बिना भाव के हर एक चीज देख रहा था, लेकिन कहीं पर भी रूम से बाहर निकलने का सुराग नहीं था। पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। कुंज गुस्से में आकर एक कुर्सी उठाकर फेंक देता है। सभी डरकर उसे देखने लगते हैं। कार्तिक सीरियस होकर बोला, कुंज, अगर वो लोग रूम से बाहर नहीं निकले तो इसका मतलब साफ है कि वो लोग रूम में ही कहीं होंगे। हो सकता है कि वहां कोई सीक्रेट दरवाजा हो या कुछ और। हमें चलकर एक बार चेक करना चाहिए। कुंज के दिमाग में तभी कुछ आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर अनंत तैयार हो रही थी। शादी का जोड़ा और चूड़ियां अभी भी वैसे ही रखी हुई थी। कुंज किसी पर भी ध्यान नहीं देता। वो चेंजिंग रूम में जाकर दीवार पर लगी एक पेंटिंग को हटाता है। पेंटिंग की जगह पर दीवार पर कुछ कोड बने हुए थे। कुंज उन्हें ध्यान से देखता है। उन कोड्स को देखकर कार्तिक हैरान होकर बोला, तो मतलब सच में यहाँ कोई सीक्रेट दरवाजा है और तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? फिर तो ये पता लगाना बहुत आसान है कि नानी और अनंत को कौन किडनैप कर सकता है। इस घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद मुझे इस लॉकर के बारे में नहीं पता। मुझे यकीन है काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता होगा और जिसे पता है वही यह काम कर सकता है। कुंज कार्तिक की किसी भी बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वह जैसे ही कोड डालता है, दीवार अपने आप खुल जाती है। अंदर का नजारा देखकर कार्तिक और कुंज दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अंदर एक लग्जरी रूम था। उस रूम को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां कई दिनों से कोई रह रहा था। कुंज जब अंदर कदम रखता है तो उसने वहां कुछ खाने का सामान और जूते देखे। वहां एक कोने में एक सिंगल बेड भी था। अब तक मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी भी अंदर आ चुके थे। मिस्टर सिंह इस सीक्रेट रूम को देखकर हैरान थे। वहीं भानु प्रताप जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुंज आगे बढ़ते हुए उस रूम के कपबोर्ड के पास पहुंचा। उसने जैसे ही कपबोर्ड को खोला, उसमें एक लिफ्ट छिपी हुई थी। कुंज के माथे पर शिकन नजर आने लगी, मगर उसके चेहरे पर अभी भी कोई इमोशंस नहीं थे। वो लिफ्ट के अंदर जैसे ही जाता है, वो लिफ्ट अपने आप नीचे की तरफ चलने लगती है। कुंज कुछ ही पल में सिंह विला के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच चुका था। बाहर निकलते ही कुंज ने आस पास अपनी नजरें दौड़ाईं। वहां ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा। कार्तिक, मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी भी अब तक नीचे आ चुके थे। मिस्टर सिंह हैरानी से भानु प्रताप जी से बोले, पिताजी, ये सब क्या है? हमारे घर में एक सीक्रेट रूम है और मुझे आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? और यह कब से बना हुआ है? भानु प्रताप जी कुंज को एक नजर देखते हुए सीरियस होकर बोले, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अनंत और रुक्मणी जी को ढूंढना है। मिस्टर सिंह ने जब चेक किया तो वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उन्होंने आस पास की बाउंड्री को देखा। पीछे की तरफ एक छोटा सा गेट लगा हुआ था। उसमें हमेशा जंग लगा रहता था क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं होता था, मगर आज वो दरवाजा हल्का सा टूटा हुआ था। इससे साफ पता चल रहा था कि कोई वहां से गया है। कुंज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होते ही कुंज बिना किसी इमोशंस के ऑर्डर देता है, सौरभ, सिंह विला के पीछे वाला जितना भी एरिया है, गार्ड्स को भेजकर चेक करो। मुझे अनंत और नानी चाहिए। इतना कहते ही उसने तुरंत कॉल काट दिया। कुंज लगातार अपने फोन को घूरे जा रहा था, जैसे अभी उसका गुस्सा फोन पर निकाल देगा। देखते ही देखते आधे घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। सौरभ ने गार्ड्स को पूरे शहर में अनंत और रुक्मणी जी को ढूंढने के लिए भेज दिया, मगर अभी तक ना तो अनंत का कोई सुराग मिला और ना ही रुक्मणी जी का। कुंज का गुस्सा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रहा था, मगर वो अभी भी सिंह परिवार के पीछे वाले रास्ते पर ही खड़ा था। जब रात के 2 बजे कार्तिक कुंज के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। कुंज कोई भी रिएक्शन नहीं देता। कार्तिक उसे समझाते हुए बोला, छोटे, तुम्हारे इस तरह खड़े रहने से अनंत या नानी नहीं मिलेंगी। हमें कुछ करना होगा। कुंज ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सौरभ का नाम दिख रहा था।
कुंज ने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए फोन कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से सौरभ थोड़ा घबराते हुए बोला, प्रेसिडेंट, हमें अनंत का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चला, लेकिन अनंत जैसे दिखने वाले एक लड़की को एयरपोर्ट पर देखा गया है। फोटो थोड़ी धुंधली है, पर मुझे यकीन है वो अनंत ही है। लेकिन वह गई कहाँ है, इसका अभी कुछ पता नहीं चला। हमारे लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कुंज फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से से बोला, टाइम वेस्ट मत करो, पता करो, और वो फोटो भी मुझे भेजो। इस शहर में ढूंढना पड़े या पूरे इंडिया में, अपने लोगों को भेजो। इतना कहते ही उसने गुस्से में फोन फेंक दिया और अपने माथे को रगड़ने लगा। फिर कुंज गुस्से से विला के अंदर जाने लगा। वो जैसे ही अंदर पहुंचा उसने देखा कि हॉल में सुरभि, रेखा जी, धनुष, गौरवी, गौरव और राजीव बैठे हुए थे। कुंज को इतने गुस्से में देखकर गौरव अपनी जगह से खड़ा हो गया। गौरव उसे समझाते हुए बोला, कुंज, चिंता मत करो, अनंत मिल जाएगी और नानी भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों सिंह विला से गायब हो चुके हैं। इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद कौन उन्हें किडनैप कर सकता है, वह भी सिर्फ आज के दिन ही। कुंज उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करते हुए गुस्से में सीढ़ियां चढ़ने लगता है। तभी राजीव कुछ सोचते हुए गंभीर होकर बोला, कुंज, तुम अपने दुश्मनों के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये समझने की कोशिश करो कि कौन तुम्हें इस वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो नानी को किडनैप करना चाहते थे। मैं पूरे दावों के साथ कह सकता हूं कि वो अनंत को लेने आए थे, क्योंकि तुम अनंत से शादी कर रहे थे। तुम्हें कमजोर करने के लिए वो अनंत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सुनते ही कुंज अपने कदम रोक देता है। अनंत के गायब होने से वह ना तो कुछ सोच पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। उसका मन पूरी तरह से खाली हो गया था। अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था, मगर वह किसी के सामने यह एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। कुंज तुरंत मुड़ता है और भागते हुए विला से बाहर चला जाता है। गौरवी भी उसके पीछे जाने के लिए उठी, मगर उससे पहले ही गौरव उसे पकड़कर गुस्से से बोला, गौरवी, परेशानी पैदा मत करो। कुंज पहले से ही परेशान है। अब तुम अपना रोना धोना लेकर मत बैठ जाओ। पहले ही तुमने पास्ट में काफी तमाशा कर लिया है। क्या तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा? अब फिर से तमाशा करना चाहती हो? गौरवी अपना हाथ झटकते हुए बोली, छोड़ो मुझे। वो फिर से कुंज के पीछे जाने वाली थी, मगर गौरव ने उसे नहीं जाने दिया। इस बार उसने गौरवी के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उंगली दिखाकर कहा, अपनी हद में रहो। यू नो वॉट, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हो रही है। मुझे तो शक हो रहा है कि अनंत के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि तुम ही हो जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। गौरवी हैरान होकर बोली, तुम क्या कह रहे हो गौरव? गौरव हंसते हुए बोला, सच कह रहा हूं। अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। भले ही मॉम और दादाजी तुम्हारा साथ दें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमारे खानदान से बाहर निकाल दिया जाए। फिर मैं भी देखता हूं कि तुम अकेली क्या करती हो। तुम्हारी जैसी लड़की की हमारे खानदान को जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। गौरवी अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी थी और रो रही थी। उसने राजीव की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा, मगर राजीव ने अपनी नजर फेर ली। रेखा जी, सुरभि और धनुष जी बस तमाशा देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबके चले जाने के बाद धनुष जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर अनंत की शादी कुंज के साथ होती तो हमारा ज्यादा फायदा होता, मगर कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं हुई तब भी हमारा ही फायदा है। ये कहते ही वो हंसने लगे। दूसरी तरफ कुंज काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। वो सबसे पहले अपने प्राइवेट विला पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही वो लिटिल ब्यूटी के पास गया। कुंज ने लिटिल ब्यूटी का कोड डालकर उसे ओपन किया। फिर अंदर बैठते ही उसने सिस्टम ऑन करते हुए बिना किसी भाव के पूछा, क्या तुम अनंत को ट्रैक कर सकती हो? लिटिल ब्यूटी कुंज को जवाब देती है, क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो मास्टर आती थी, आज आप क्यों आए हैं? ये कहते वक्त वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। कुंज गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए बोला, डैम इट, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। क्या तुम अनंत को ढूंढ सकती हो या नहीं? लिटिल ब्यूटी हल्का सा घबराई और जवाब दिया, अगर पहले की बात होती तो मैं मास्टर को ट्रैक कर सकती थी, क्योंकि मास्टर ने अपने हाथ में जो वॉच पहनी थी वह मुझसे कनेक्टेड थी, मगर उन्होंने आज ही वो वॉच निकाल दी है। उसकी लोकेशन इस वक्त सिंह विला में है।
ये सुनते ही कुंज का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने माथे को सहलाया और कुछ सोचने लगा। कार के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। ठीक उसी वक्त लिटिल ब्यूटी जल्दी से बोली, अंडरस्को, लेकिन एक रास्ता है। ये सुनते ही कुंज ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी लाल आंखों से कार के मैप को देखने लगा, जिसे लिटिल ब्यूटी ने ऑन किया था। लिटिल ब्यूटी जल्दी से बोली, अंडरस्को, मास्टर ने एक लॉकेट पहना हुआ है। उसमें एक चिप है जो मुझसे कनेक्टेड है। अगर मास्टर चिप को ऑन करती हैं, तो मुझे आसानी से उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने उसे ऑन नहीं किया है, इसलिए मैं ट्रैक नहीं कर सकती। ये सुनते ही कुंज की आंखें और गहरी हो गईं। वो अपनी उंगलियों को घुमाने लगा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इसी वक्त उसका दूसरा फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सौरभ की गंभीर आवाज सुनाई दी, प्रेसिडेंट, हमें पता चल चुका है कि इस वक्त अनंत और नानी जी कहाँ हैं। ये सुनते ही कुंज की आंखें और गहरी हो गईं। उसकी पकड़ फोन पर और कस गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, स्पीक। सौरभ घबराते हुए बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, एयरपोर्ट पर जिसे देखा गया था वो सच में अनंत ही थी। अनंत के साथ कई लोग थे जो उस पर नजर रख रहे थे। नानी जी एयरपोर्ट के अंदर नजर आई थी, मगर वो फ्लाइट से कहीं भी नहीं गई। इसका मतलब उन्हें एयरपोर्ट पर ही कहीं छुपाया गया है। हम उन्हें अभी ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही कुंज ने कॉल कट कर दी और कार को स्टार्ट कर दिया। एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए उसने लिटिल ब्यूटी को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, जैसे ही अनंत की लोकेशन मिले मुझे इन्फॉर्म करो। लिटिल ब्यूटी अनंत के लॉकेट में लगी चिप के एक्टिव होने का इंतजार कर रही थी। लिटिल ब्यूटी बाकी कारों के मुकाबले काफी अलग थी, इसलिए उसकी स्पीड भी काफी तेज थी। कुछ ही देर में कुंज एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही उसके गार्ड्स मौजूद थे। कुंज को देखते ही सौरभ जल्दी से भागते हुए आया और घबराकर बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, हमें नानी जी मिल गई है। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कुंज भागते हुए अंदर चला गया। नानी जी इस वक्त वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें अभी भी बेहोशी जैसा महसूस हो रहा था। कुंज जल्दी से उनके पास पहुंचा। उसने नानी जी को पकड़ते हुए अपनी शांत आवाज में पूछा, अंडरस्को, नानी, अनंत कहाँ है? इतना कहकर उसने चारों तरफ नजर घुमाए। वहीं नानी जी ने अपने सिर को पकड़ते हुए कमजोर सी आवाज में कहा, अंडरस्को, वह अनंत, अनंत, खून। इतना कहते ही वो अचानक से बेहोश हो गई। ये सुनते ही कुंज के एक्सप्रेशंस और डार्क हो गए। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसके अंदर से एक डेंजरस ऑरा निकलने लगा था। हॉस्पिटल, रुक्मणी जी इस वक्त बेहोश थी। कुंज के अंदर का पेशेंस खत्म हो रहा था, क्योंकि रुक्मणी जी को बेहोश हुए लगभग 10 घंटे हो चुके थे, मगर अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। कुंज को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। वो हॉस्पिटल की दीवार पर एक जोरदार पंच मारता है। इसी वक्त सौरभ भागते हुए आया। उसके साथ इस बार श्री भी था। श्री कुंज के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कुंज की पीठ को देखते हुए जल्दी से कहा, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, पता चल गया है कि अनंत इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही कुंज पलटकर उसकी तरफ देखता है। श्री आगे बोला, अंडरस्को, हमने अपने लोगों को सिर्फ इंडिया में लगाया था, इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चला। पर असल में अनंत इंडिया में है ही नहीं। ये सुनकर कुंज के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वह श्री के आगे बोलने का वेट करने लगा, मगर श्री चुप था। ये देखकर कुंज अपनी आईब्रो चढ़ाकर उसे घूरता है। श्री घबराते हुए बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, अनंत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। उसे किसी और ने नहीं बल्कि पैंथर गैंग ने किडनैप किया है। आपको पता है ना, पैंथर गैंग अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक है। आप और वो दुश्मन है। पैंथर के लीडर ने कई बार आपको जान से मारने की कोशिश की थी, मगर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यही कारण है कि उसने अनंत को किडनैप कर लिया। वो अनंत के जरिए आपको मारना चाहता है, पर मैं हैरान हूँ कि उसने अभी तक आपको कांटेक्ट क्यों नहीं किया है। शायद वो देखना चाहता होगा कि आप उसके बारे में पता लगा पाते हैं या नहीं। अपनी बात खत्म करते ही श्री ने सौरभ को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम फ्लाइट रेडी करो। हम अभी और इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कुंज ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में कहा, अंडरस्को, नहीं। सौरभ और श्री हैरानी से कुंज को देखने लगते हैं। श्री जल्दी से बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाले? कुंज बहुत ही आराम से कॉरिडोर में खड़ा होकर सिगरेट निकालता है।
उसे अपने होठों के बीच रखकर लेटर से जलाते हुए बाहर के नज़ारे को देखते हुए उसने मिस्टीरियस अंदाज में कहा, अंडरस्को, मेरे अपने प्लान्स हैं। इससे ज्यादा उसने एक शब्द भी नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। देखते ही देखते कब रात हो गई, कुंज को पता ही नहीं चला। मगर कुंज कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला। कुंज के गार्ड्स अभी भी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। किसी को भी रुक्मणी जी से मिलने की परमिशन नहीं थी। सौरभ और श्री उनके वार्ड के पास ही खड़े थे। श्री हॉस्पिटल में ही रुकता है, लेकिन सौरभ कंपनी को संभालने चला गया। सब कुछ कुंज के लिए नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सिंह मैंशन का माहौल सीरियस था। वैशाली जी मिस्टर सिंह को गुस्से में घूरते हुए बोली, अंडरस्को, आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मुझे मॉम से मिलना है। मिस्टर सिंह उन्हें समझाते हुए बोले, अंडरस्को, ये कुंज का ऑर्डर है। कोई भी मॉम से नहीं मिल सकता है। जब वो सही हो जाएंगी, वो खुद ही घर आ जाएंगी। वैशाली जी कुछ कहना चाहती थी, मगर मिस्टर सिंह वहां से चले जाते हैं। सुरभि चोरी चुपके सब सुन रही थी, मगर मिस्टर सिंह के बाहर निकलने से पहले ही वो वहां से चली गई। वो पिलर के पास खड़ी होकर खुश होते हुए बोली, अंडरस्को, मतलब वह रुक्मणी यहाँ पर नहीं रहेंगी। कितना शोर मचाती हैं वह, तब तक मैं मजे से यहाँ रहूंगी। ये सोचते हुए वह खुश हो गई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक सुनसान जगह पर बड़ा सा विला बना हुआ था। विला के आस पास बड़ा सा गार्डन भी था और बहुत ही भयानक पेड़ लगे हुए थे। थोड़ा जंगली इलाका भी था। वहां पर जंगली जानवरों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। विला के बाहर टाइट सिक्योरिटी थी। उन सभी ने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उनके ड्रेस के लेफ्ट साइड एक अजीब सा लोगो बना हुआ था, जो ठीक से समझ नहीं आ रहा था, मगर उन सभी की आंखें बहुत ही क्रूएल थीं। विला के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। ये हंसी की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। एक आदमी हॉल के बीचों बीच सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसके राइट हैंड की 3 उंगलियों में अंगूठियां थीं। उसकी आईब्रो के पास एक छोटा सा तिल था। तभी उसका चेहरा रिवील हुआ। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, मगर क्रूएलनेस उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वह आदमी ऊपर से नीचे तक सामने खड़ी अनंत को देख रहा था, जिसके हाथ इस वक्त बंधे हुए थे। अनंत ने अभी भी डेनिम जीन्स और कुंज की शर्ट पहनी हुई थी। वह बहुत ही उदास लग रही थी। तभी सोफे पर बैठा आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए इंटरेस्टिंग टोन में बोला, अंडरस्को, आखिर तुम में ऐसा क्या है जो वह कुंज तुम्हारे प्यार में पागल हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से प्यार करेगा। कुंज वर्धन सिंह सबसे अलग है, वैसे ही उसकी चॉइस भी सबसे अलग है। उसने तो साक्षात एक लड़के से ही प्यार कर लिया और उससे शादी भी कर रहा था। इतना कहते ही वह फिर से हंसने लगा। लगभग 5 मिनट तक वह हंसता रहा। अनंत इरिटेट हो रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हो? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, मगर एक बार भी तुमने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं। अगर किडनैप करना ही है तो ढंग से करो। कौन सा मैं भाग रही हूँ? अब मुझे थोड़ी देर सोना है। इसके लिए मेरे हाथ बांधने की क्या जरूरत है? मैं आराम से 2-3 दिन तक भी सो सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं भागूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमना है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखा देती है। एक पल के लिए वो आदमी भी उसे देखता ही रह गया, खासकर अनंत की इस हरकत पर। वो थोड़ा सा हैरान भी था। उसने अपनी हैरानी छुपाई नहीं और अनंत को देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जब से मैंने तुम्हें किडनैप किया है, एक बार भी तुम चिल्लाई नहीं हो और नहीं तुमने खुद को छुड़ाने की कोशिश की है। क्या तुम्हें कोई भी दुख नहीं है कि तुम कुंज से शादी नहीं कर पाए, और यह कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है? ये सुनकर अनंत अपने बालों में हाथ फेरना चाहती थी, मगर उसके हाथ बंधे हुए थे। इसलिए उसने मुंह बनाते हुए आराम से खुद ही सोफे पर बैठते हुए अपने दोनों पैर सोफे के ऊपर रख दिए। गहरी सांस लेते हुए उसने थकी हुई आवाज में कहा, अंडरस्को, भला मैं क्यों दुखी हूं? मुझे फ्री में ऑस्ट्रेलिया घूमने को मिल रहा है। तुमने मुझे किडनैप किया, मगर मुंबई से लेकर यहां तक का सारा खर्चा तुमने अपनी जेब से भरा है। मैं तो बस फ्री में तुम्हारे साथ इधर से उधर घूम रही हूं। वैसे ऑस्ट्रेलिया का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, पर यह घर उससे भी ज्यादा अच्छा है। क्यों ना तुम इसे मुझे गिफ्ट में दे दो? आखिरकार मैं शांति से तुम्हारे साथ किडनैप होकर आई हूं। इतना तो तुम कर ही सकते हो। वो आदमी उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा है?
क्या होगा अगर मैं तुम्हें जान से मार डालूं? आज तक इस दुनिया में मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है जिसे आदित्य ने किडनैप किया हो और वो आदित्य कपूर से डरा ना हो। अनंत को बहुत तेज नींद आ रही थी। उसने सोफे पर अपना सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने आदित्य के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं आदित्य उसे घूरते हुए बोला, अंडस्को, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जवाब दो मुझे। मगर अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो आराम से सो गई थी। आदित्य को इतना गुस्सा आया कि वह अपनी जगह से उठकर अनंत के पास पहुंचा। उसने अनंत के कॉलर को पकड़कर झटका दिया, लेकिन वह हैरान रह गया, क्योंकि अनंत आंखें बंद करके आराम से सो रही थी। ये देखकर आदित्य आस पास अपने लोगों को देखने लगा। उसके लोग भी अनंत को ऐसे देख रहे थे जैसे वो इस धरती की हो ही ना। आदित्य ने एक कदम पीछे लिया, फिर दबी आवाज में खुद से बोला, अंडस्को, मानना पड़ेगा कुंजवर्धन सिंह की पसंद को। वैसे मैं भी सोचूं, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसने इसे पसंद किया? जब से इस लड़की को किडनैप किया है, एक बार भी इसके चेहरे पर डर नहीं देखा। या तो इसे खाना चाहिए या ये बस सोना चाहती है। भला ये क्या क्वालिटी हुई? ये तो बिल्कुल एक आलसी कैट जैसा बर्ताव करती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने गलती से इसे इंसान का रूप दे दिया है। इतना कहते हुए वो इरिटेट होकर सोफे पर जोरदार लात मारता है। मगर अनंत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आदित्य के आदमी डरकर अपनी नजरें झुका लेते हैं। गुस्से में आदित्य अपने मिनी बार में चला गया, जो उसके घर में ही बना था। वहां पहुंचते ही उसने शराब की एक बोतल उठाई और उसे पीने लगा। फिर उसे तोड़ते हुए गुस्से में बोला, अंडस्को, कुंज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी तक तुम यहां पहुंचे क्यों नहीं हो? इतना कहते हुए उसने कुछ ही दूरी पर खड़े अपने आदमी को घूरते हुए गुस्से में पूछा, अंडस्को, क्या वह आ गया है? उसका आदमी सिर झुकाते हुए बोला, अंडस्को, सर, हमारे आदमियों ने मुंबई से ऑस्ट्रेलिया आने वाली सभी फ्लाइट्स पर नजर रखी है। जैसे ही हमें कुंजवर्धन सिंह दिखेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अभी तक वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा है। आदित्य ने कंफर्म करने के लिए उसे घूरकर पूछा, अंडस्को, क्या तुम सच कह रहे हो? उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, यस सर। अभी तक कुंजवर्धन सिंह मुंबई में ही है। हमें पता चला है कि वो इस वक्त अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। ये सुनते ही आदित्य हंसते हुए बोला, अंडस्को, मुझे तो लगा था कि वो इस लड़की से बहुत प्यार करता होगा, लेकिन लगता है उसे आज भी उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहते हुए वो हंसते हुए दूसरी शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। अनंत की जब नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी सारी थकान दूर हो चुकी थी। वह अंगड़ाई लेते हुए सोफे पर उठकर बैठ गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह कहाँ है। मगर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। वह आराम से सोफे पर बैठते हुए आस पास देखने लगी और खुद से बोली, अंडस्को, तो मेरा किडनैप हुआ है और यह किडनैपर मिस्टर हस्बैंड का दुश्मन है। आज कल ऐसा दुश्मन देखने को कहाँ मिलता है। अगर कोई और होता तो अब तक मुझे टॉर्चर कर चुका होता। भले ही यह मिस्टर कुंज को मारना चाहता हो, मगर इसने अभी तक मुझे एक भी खरोंच नहीं पहुंचाई। ऐसे दुश्मनों को तो संभाल कर रखना चाहिए। कहते हुए वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो किचन ढूंढते हुए आसपास घूमने लगी। आदित्य के सभी आदमी इस वक्त विला से बाहर थे। वहां कोई नौकर भी नहीं था। अनंत मुंह बनाते हुए किसी तरह किचन में पहुंच गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी कलाई देखी, जिस पर रस्सी के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, अंडस्को, चलो, कुछ तो इंसानियत है इसमें, जो इसने मेरे हाथ खोल दिए। अब कुछ खाने को मिल जाए या फिर यह खुद ही बना देता। उसने फ्रिज में चेक किया, मगर वहां मिल्क के अलावा कुछ नहीं था। बाहर भी चेक किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अनंत ने अपने कमर पर हाथ रखकर इरिटेट होकर कहा, आखिर यह आदमी खाता क्या है? क्या खाली मिल्क पीकर ही अपना पेट भरता है? ये कहते ही उसके पेट से अब आवाजें आने लगी। वो दूध की बोतल उठा लेती है और उसे पीते हुए हॉल में आ जाती है। तभी आदित्य का एक आदमी किसी काम से अंदर आया। उसने जैसे ही अनंत की इस हरकत को देखा, वो गुस्से से बोला, अंडस्को, हमने तुम्हें किडनैप किया है, मेहमान बनकर घर नहीं लाए हैं। इतना कहते हुए उसने अनंत के हाथ से अचानक से मिल्क की बोतल छीन ली। अनंत ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को, मेरी मिल्क की बोतल वापस करो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो आदमी डेविल स्माइल करते हुए बोला,
अंडरस्को तुम बच्चे ज्यादा मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। ये सुनते ही अनंत ने अपने बालों में हाथ फिरते हुए घमंड से कहा, अंडरस्को तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मसलोगे। अपनी बात खत्म करते हुए उसने उस आदमी के सीने पर जोरदार पंच मारा और दूसरे हाथ से अपनी मिल्क की बोतल छीन ली। वो आदमी लड़खड़ाते हुए 3 से 4 कदम पीछे हो गया। उसके मुंह से खून भी आने लगा था। गुस्से में वह अनंत को घूरते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक गोली चली, जो सीधे उस आदमी के सिर के बीचों बीच लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अनंत हैरानी से देखकर सामने की ओर देखने लगी। वहां आदित्य बिना किसी भाव के खड़ा था। उसके हाथ में एक गन थी, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। ये साफ था कि गोली उसने ही चलाई थी। अनंत हैरान नहीं हुई। वो अपने मिल्क को पीते हुए खुद से बड़बड़ाए, अंडरस्को आज कल के किडनैपर कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। एक तो मुझे किडनैप कर लिया और अब अपने ही आदमियों को मार रहा है। कहीं मेरी खूबसूरती पर फिसल तो नहीं गया। आखिरकार मैं हूं ही इतनी हैंडसम। इतना कहते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर सोफे पर बैठ गई। आदित्य उसे जानलेवा नजरों से देखते हुए उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अनंत ने अपना मिल्क खत्म कर लिया था, लेकिन उसे अब भी भूख लग रही थी। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, क्या तुम लोग कुछ खाते नहीं हो? तुम्हारे किचन में तो कुछ भी नहीं है। एक आलू तक नजर नहीं आया। मुझे अब जब किडनैप कर लिया है तो मेरे लिए कुछ मंगा दो, वरना मुझे ही पैसे दे दो। मैं मार्केट से शॉपिंग करके आ जाऊं और भागूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहो तो अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा सकते हो। आदित्य ने उसकी तरफ अपनी गन को पॉइंट कर दिया। इस बार उसकी आवाज में एक डोमिनेटिंग टोन थी। उसने कहा, अंडरस्को गुड बाय। इतना कहते हुए उसने अनंत पर गोली चला दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।